नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पॉलिटी का एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में होगा। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो यूपीएससी, स्टेट पीएससी और भी अन्य एग्जाम्स के लिए प्रोवाइड करता है। टेस्ट मटेरियल और टेस्ट सीरीज दोनों ही आपको अवेलेबल होंगे इसमें। और इसके साथ ही आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना होगा और सर्च करना होगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको ज्वाइन करने से आपको हमारे चैनल से रिलेटेड सभी अपडेट्स आसानी से मिल जाएंगे। तो बिना देर किए इसको ज्वाइन कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा 1773 के विनियमन अधिनियम से संबंधित है। इसमें हमको बताना है कौन सा कथन सही है। तो कहा गया है इसके तहत कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के निजी व्यापार में संलग्न होने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। और साथ ही जो भारत में कंपनी के राजस्व, दीवानी और सैन्य मामलों पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट सौंपनी अनिवार्य कर दी गई थी। इसके साथ ही इसके अंतर्गत परिषद में गवर्नर जनरल को प्रांतीय न्यायालयों और परिषदों के लिए कानून बनाने का भी अधिकार दे दिया गया था। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो तीसरा स्टेटमेंट है इसका संबंध है पिट्स इंडिया एक्ट से। इसका संबंध किससे है? पिट्स इंडिया एक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें कहा गया है जो पिट्स इंडिया अधिनियम है इसके प्रावधानों के अंतर्गत जो ब्रिटिश सरकार को कंपनी को सभी अपनी गतिविधियों पर सर्वोच्च नियंत्रण का अधिकार दिया गया था। उसके बाद कहा गया है कि 1786 का जो अधिनियम था इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस की मांगों को पूरा किया गया था। तो यहाँ पर ये दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब हमें बताना है कि कौन सा अधिनियम है जिसके तहत भारत में कंपनी के जितने भी विजित क्षेत्र थे उन पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता स्थापित हो गई थी। तो वो कौन सा था? वो था चार्टर एक्ट 1813 का। ठीक है, अगला प्रश्न है 1853 के चार्टर अधिनियम से संबंधित। तो पहला कथन है कि इसके तहत गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसकी विधायी और कार्यकारी जो गतिविधियां थी उनको अलग अलग कर दिया गया था। और दूसरे में कहा गया है कि इसके अंतर्गत ये भी हुआ था कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर भी इस एक्ट से संबंधित हमारे दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर इस प्रश्न में बात की गई है कि 1862 में इनमें से किन को विधान जो परिषद थी उनमें नामित किया गया था। तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, आगरा के राजा और सर दिनकर राव। देखिए इजी क्वेश्चन है लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमें थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। यहाँ पर आगरा के राजा नहीं होंगे, यहाँ पर होगा 1, 2 एंड 4, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रश्न का आंसर हमने देख लिया है, बी होगा। आगे देखते हैं। इसमें कहा गया है कि जितनी भी ये विधान परिषदें हैं इनके स्थापना वर्ष से इनको मिलाना है। तो बंगाल का 1862 है, उत्तर पश्चिमी प्रांत का 1886 और पंजाब का 1897। ये तीनों ही बिल्कुल सही सुमेलित हैं। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें बात की गई है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में। कहा गया है कि इसके तहत जो विधान परिषदें थी उनमें कुछ गैर आधिकारिक सीटों को भरने के लिए चुनाव का सीमित और अप्रत्यक्ष प्रावधान किया गया था। उसके बाद कहा गया है जो चुनाव शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले इसी में किया गया था। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही होगा वो केवल ऑप्शन ए होगा। इसमें चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, इसीलिए ये वाला गलत है, केवल ऑप्शन ए करेक्ट है। इसको देखते हैं। इसमें कहा गया है कौन सा अधिनियम था जिसमें सांप्रदायिकता को वैधता प्रदान कर दी गई थी। तो ये था भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कहा गया है। पहला कथन है कि इसके तहत केंद्र और प्रांतों के बीच में शक्तियों का विभाजन हो गया था और मतदान का जो अधिकार था उसको विस्तारित किया गया था। साथ ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार नहीं किया गया था। तो पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है लेकिन तीसरा गलत है, क्योंकि जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है उसका भी विस्तार किया गया था। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर अंतरिम सरकार के संदर्भ में कहा गया है कौन सा सुमेलित है, कौन सा जो पद है मंत्रालय है उसके मिनिस्टर से सुमेलित है। तो ये सुमेलित है पहला वाला। CH भाभा का जो मंत्रालय था वो था खनन ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है,
देखिए यहाँ पर ये वर्क्स और माइंड्स और पावर पोर्टफोलियो होगा, ठीक है। मंत्रालय को आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मंत्रालय नहीं था, पोर्टफोलियो था, तो बात एक ही समझिएगा। यहाँ पर इंग्लिश होगी इसकी वर्क्स, माइंड्स एंड पावर पोर्टफोलियो, ठीक है। तो यहाँ पर ए मैच है करेक्टली। अगला देखते हैं, संविधान सभा के उपाध्यक्ष किन्हें चुना गया था। देखिए अध्यक्ष तो हमें पता है, उपाध्यक्ष कौन थे, वो थे एच.सी. मुखर्जी। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी दोनों ही ऑप्शंस होंगे, इसलिए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों। फिर देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान सभा की स्थिति में क्या बदलाव किए गए थे। पहले में कहा गया है कि इसमें पूर्ण संप्रभु निकाय बना दिया गया था इसको, और भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त या परिवर्तित करने का अधिकार दे दिया गया था। साथ ही देश में जो सामान्य कानूनों को लागू करने का अधिकार थे वो भी किसके पास चले गए थे, संविधान सभा के पास। तो यहाँ पर ये तीनों ही कथन हमारे बिल्कुल सही है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सारे ही स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हो गए हैं। अगला देख लेते हैं, बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत जो क्षेत्र थे उनकी उप समिति बनाई गई थी, इसका अध्यक्ष कौन था। तो इसके अध्यक्ष थे ए.वी. ठक्कर। ए.वी. ठक्कर को बनाया गया था इस समिति का अध्यक्ष, इस उप समिति का अध्यक्ष। इसमें बात की गई है प्रारूप समिति के संबंध में। तो पहले में कहा गया है फरवरी 1948 में इन्होंने अपना पहला मसूदा प्रकाशित किया था, जो मसौदा था, और जो इसके बाद जो मसौदे को तैयार करने में 6 महीने लगे थे, 6 महीने से भी कम का समय लगा हुआ था। उसके बाद कहा गया है कि अक्टूबर 1948 में इन्होंने अपना दूसरा मसौदा प्रकाशित किया। तो ये सारे ही कथन सही हैं प्रारूप समिति के संबंध में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर आधुनिक मनु किन्हें कहा जाता है, इसका आंसर शायद आपको पता हो, किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है बी.आर. अम्बेडकर को, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर देखते हैं कि जुलाई 1946 में सृजित की गई कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति जो थी, इसके सदस्य कौन थे। तो इनके सदस्य कौन थे, पहले हैं जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, के.टी. शाह, हुमायूं अकबर, बी.आर. अम्बेडकर। तो इसमें जो सदस्य थे वो थे 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो ऑप्शन है यहाँ पर सी, बी.आर. अम्बेडकर इसके सदस्य नहीं थे। फिर इस प्रश्न में कहा गया है संविधान सभा को ड्रिफ्टिंग समिति किसने कहा था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है, लेकिन ड्रिफ्टिंग किसने कह दिया था इसको कहा था नजीरुद्दीन अहमद ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर कहा गया है कि संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने कहा था। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं यूपी पीसीएस में, तो इनको ध्यान से देखते हुए चलिएगा। ये कहा था लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने, हिंदुओं का निकाय, और ड्रिफ्टिंग समिति कहा था नजीरुद्दीन अहमद ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, संविधान सभा के संदर्भ में हमें कथन देखने हैं। कहा गया है हाथी जो था वो इसका प्रतीक चिन्ह था, और H.V.R. अयंगर जो थे इसके सचिव थे, और संविधान की मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा सुलेखित किया गया था। तो यहाँ पर भी हमारे तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि आपको धीमे धीमे समझाऊं। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको लग रहा है जल्दी है, तो आप अपनी प्लेबैक जो स्पीड है उसको थोड़ा धीमा कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। इस क्वेश्चन में पहला कथन है हमारा कि मूल रूप से भारत के संविधान के आधिकारिक जो लिखित कार्य हैं, कार्यों के लिए हिंदी और संस्कृत भाषाओं का प्रावधान किया गया है, और संविधान सभा के द्वारा 11 सत्रों में ये कार्य पूरा किया गया था। इसमें हमारा जो पहला कथन है ये गलत होगा, क्योंकि मूल रूप से केवल हिंदी में बात की गई थी, संस्कृत के लिए कहा नहीं गया था, और 11 सत्र बिल्कुल सही है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। फिर हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी राष्ट्रपति शासन की विशेषता है। तो कौन सी है, पहले में कहा गया है वास्तविक और नाम मात्र कार्यकारी की उपस्थिति होती है ऐसी कंडीशन में, बहुमत प्राप्त जो राजनीतिक दल होता है उसका शासन होता है। तो फिर सी में कहा गया है कि ये दोनों ही और या इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सी विशेषता है, इनमें से कोई भी राष्ट्रपति शासन की विशेषता नहीं है। ये किसकी विशेषताएं हैं, ये दोनों ही संसदीय सरकार की विशेषताएं हैं, ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की दोनों ही विशेषताएं हैं, इसलिए ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी होगा। फिर इसमें कहा गया है इसमें से कौन सा अनुच्छेद देश के धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है वो है अनुच्छेद 14 और 15, ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। फिर हमें देखना है कौन सा एक स्वतंत्र निकाय है। चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, भारत का नियंत्रक और एवं महालेखा परीक्षक। तो ये चारों के चारों ही हमारे स्वतंत्र निकाय होंगे, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो गया यहाँ पर। फिर आते हैं हम सरकारी समितियों के संदर्भ में, हमें सही कथन का चुनाव करना है।
जो सहकारी समितियां हैं यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कहा गया है 2011 के जो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम था इसके द्वारा इनको संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया। बिल्कुल सही है। उसके बाद कहा गया है कि इसका जो गठन है इसका अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पर हमारे ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें गलत कथन देखना है। तो पहले में कहा गया है यूएनओ में भारत की सदस्यता से जो उसकी संप्रभुता है वो सीमित हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये कथन गलत हो गया। और कांग्रेस पार्टी ने स्वयं 1955 में समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए, समाज में समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए एक संकल्प पारित किया था। ये कथन हमारा सही है, लेकिन हमसे गलत पूछा गया है इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसका जो पहला कथन है उसमें कहा गया है लोकतांत्रिक राजतंत्र को राजशाही और गणराज्य में वर्गीकृत किया जा सकता है। और दूसरे में कहा गया है कि प्रस्तावना में जो गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया है ये भारत में राज्य का मुखिया निर्वाचित किया जाता है, इसका तात्पर्य ये होता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही है? ये दोनों ही सही हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर हम देखते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श किससे लिया गया है हमारे संविधान में? ये लिया गया है रूसी क्रांति से। बिल्कुल सही बात है। फिर कहा गया है प्रस्तावना द्वारा जो दी गई स्वतंत्रता है वो निरंकुश प्रकार की है। तो कोई भी जो संविधान द्वारा दी गई हमें अधिकार है, राइट है, वो निरंकुश नहीं है, इसलिए ये अपने आप गलत हो जाएगा। फिर कहा गया है संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये ध्यान से आप देख लीजिएगा किसको रूसी क्रांति से लिया गया है और किसको फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति के हैं। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर बात की गई है प्रस्तावना के संदर्भ में, कहा गया है ये विधायिका की शक्तियों और अधिकारों का स्रोत नहीं है और ये विधायिका की शक्तियों और अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। उसके बाद कहा गया है ये न्याय योग्य नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारी सभी कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 1 के अनुसार हमें देखना है भारत के क्षेत्र में क्या क्या शामिल होता है। पहले में कहा गया है राजकीय क्षेत्र, संघीय क्षेत्र, ऐसे सभी क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी भी समय पर अधिग्रहित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी भारत के क्षेत्र के अंदर शामिल होंगे। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। पहले में कहा गया है भारत के क्षेत्र जो हैं वो भारत के संघ की तुलना में एक अधिक व्यापक अभिव्यक्ति है। ये अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में देख लिया, इसलिए हमारा बिल्कुल सही है। फिर अनुच्छेद जो तीसरा है ये आंतरिक पुनः संयोजन से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है, ये भी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर सभी संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में हमको गलत कथन का चयन करना है। पहले में कहा गया है कि बांग्लादेश के साथ विभिन्न क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ था इसके अंतर्गत। उसके बाद कहा गया है कि भारत ने बांग्लादेश को 111 विदेशी जो अंतर क्षेत्र थे उनको हस्तांतरित किया था, जबकि बांग्लादेश ने भारत को कितने दिए थे? 51 विदेशी अंतर क्षेत्र। और इसके साथ ही संविधान की पहली अनुसूची को संशोधित किया गया था इसमें। यहाँ पर हमारा गलत कोई भी नहीं है, ये सभी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो किस वर्ष आया था? 1956 में। इसके तहत कहा गया है केरल राज्य का सृजन किया गया था। उसके बाद कहा गया है कि लाकाद्वीप, मिनिकॉय और अमिन द्वीपों को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में सृजित किया गया था। और ये जो था इसके साथ ही ये दोनों स्टेटमेंट सही पूछे गए हैं या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट है ये तीनों के तीनों करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दादरा और नगर हवेली से संबंधित। देखिए अब ये दमन द्वीप के साथ मिल गया है और ये एक यूनियन टेरिटरी हो गई है और इसकी जो कैपिटल है वो है दमन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इससे संबंधित कहा गया है कि फ्रांसीसियों ने 1954 तक इस क्षेत्र पर शासन किया था। उसके बाद कहा गया है कि 1961 तक इस क्षेत्र का प्रशासनिक कार्यभार लोगों द्वारा जो चुने गए प्रशासक थे उनके अंतर्गत किया गया था और ये 10वें संवैधानिक संशोधन के तहत एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिवर्तित हुआ था। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही है वो हो जाएगा दूसरा और तीसरा। पहला कथन क्यों गलत होगा? क्योंकि पहले कथन में बात की गई है फ्रांसीसियों के अंतर्गत, ये फ्रांसीसियों के अंतर्गत नहीं पुर्तगालियों के अंतर्गत था। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। नागालैंड जो राज्य है वो किस वर्ष स्थापित हुआ था? ये स्थापित हुआ था 1963 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें हमको इन राज्यों को उनकी स्थापना के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो सही हमारा आंसर है वो है 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो जो देख लेते हैं सबसे पहले
मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन तीनों की स्थापना इसी सीक्वेंस में हुई थी और ये 1972 में हुई थी। और वहीं अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 1987 में, इसलिए ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 36, यहाँ पर भी क्वेश्चन भी 36वां है और यहाँ पर इसीलिए 36 नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर होगा कि जो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसके संदर्भ में हमको सही कथन का चुनाव करना है। तो पहला कहा गया है कि इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या हुआ था, अनुच्छेद 2 को निरस्त कर दिया गया था और 10वीं अनुसूची को भी निरस्त कर दिया गया था, जो सिक्किम के निर्माण के बाद बनाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सही कथन का चुनाव करना है, दोनों ही बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, इसके संदर्भ में हमें देखना है। कहा गया है इसके तहत क्या हुआ था, जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में कारगिल और लेह को छोड़कर पुराना जो जम्मू कश्मीर था वो सभी जिले शामिल हैं, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरे में कहा गया है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 5 जिले हैं, तो यहाँ पर 5 जिले नहीं है, यहाँ पर कितने जिले होंगे, यहाँ पर सिर्फ 2 जिले हैं। कौन कौन से हैं वो 2 जिले, एक है कारगिल और दूसरा है लेह, जो यहाँ पर हमने यहाँ पर छोड़ा हुआ बताया है वो दोनों ही लद्दाख में शामिल हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया है कि इन जो राज्य दिए हुए हैं इनको सही क्रम में हमको व्यवस्थित करना है इनके नामों में होने वाले परिवर्तन के अनुसार। तो इनके नाम परिवर्तित हुए हैं समय समय पर, तो हमें जो सीक्वेंस में लगाना है वो करेक्ट सीक्वेंस देख लेते हैं पहले। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1, 2 एंड 3। उत्तर प्रदेश का नाम परिवर्तित किया गया था, यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश बनाया गया था 1950 में। वहीं तमिलनाडु बनाया गया था, मद्रास से तमिलनाडु बना था 1969 में। और कर्नाटक को बनाया गया था मैसूर से कर्नाटक 1973 में। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया है, ये ईयर्स ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में बात की गई है कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता की प्रणाली है, और जो दोहरी नागरिकता की प्रणाली होती है यहाँ इसमें भेदभावपूर्ण प्रणाली इसको कहा जाता है। ये दोनों ही बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर देखते हैं सितंबर 2000 में किन की अध्यक्षता में भारतीय प्रसार पर एक समिति की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी LM सिंघवी की अध्यक्षता में। राइट, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है कि जो NRI है ये भारतीय नागरिक होता है और ये आमतौर पर भारत से बाहर रहता है और इनके पास भारतीय पासपोर्ट भी होता है, बिल्कुल सही कथन है। फिर कहा गया है जितने भी भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार होते हैं वो सभी इनको प्राप्त नहीं होते, सारे लाभ इन्हें नहीं मिलते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, इनको सभी लाभ मिलते हैं, इसलिए हमारा दूसरा कथन गलत है, पहला ही कथन सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं। कहा गया है इसमें से कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के भी अधिकार होते हैं और इन्हें संरक्षण कौन प्रदान करता है, सर्वोच्च न्यायालय, और संसद के द्वारा इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संशोधित या स्थगित भी किया जा सकता है। तो ये तीनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें बात की गई है मौलिक अधिकारों में से कौन सा नागरिक और विदेशी दोनों को ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं दिया हुआ है, नंबर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है स्टेटमेंट। कथन देख लेते हैं। पहले में कहा गया है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, उसके बाद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर का समानता, और कुछ दशा में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ए और सी हमारा यहाँ पर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से हमें देखना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो समानता का अपवाद है। तो समानता का अपवाद कौन सा अनुच्छेद है, 361, 105 या 194। ये सभी के सभी समानता का अपवाद है। ये कौन से आर्टिकल्स हैं इनको देख लीजिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन में बात की गई है कि 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पुरस्कारों की संवैधानिक जो वैधता है उसको बरकरार रखा, और उसके बाद इन्हीं राष्ट्रीय पुरस्कारों को जनता पार्टी ने 1980 में कुछ समय के लिए बंद भी कर दिया था। तो यहाँ पर हमारा जो कथन सही होगा वो केवल ऑप्शन 1 होगा, ए हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि जनता दल के द्वारा 1980 में नहीं बल्कि 1977 में ऐसा किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। तो इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, मरने की स्वतंत्रता, वाणिज्यिक विज्ञापन की स्वतंत्रता या शांति की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर हमारा आंसर होगा मरने की स्वतंत्रता हमें नहीं मिलती है। ये भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, ये हमें संविधान प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को।
ये आवागमन की जो स्वतंत्रता है उसके संबंध में कहा गया है। देश के अंदर आवागमन करने का अधिकार हमें अनुच्छेद 19 से और देश के बाहर जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 से प्राप्त होता है। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से हमको बताना है कि कौन सा कथन हमारा गलत है। तो पहले कहा गया है कि अनुच्छेद जो 25 है इसमें व्यक्तियों के निजी अधिकारों की स्वतंत्रता की बात की गई है, वहीं पर अनुच्छेद 26 में अंतःकरण की स्वतंत्रता निहित है और अनुच्छेद 26 में ही धार्मिक संप्रदायों के अधिकार निहित हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है ये भी हमको अनुच्छेद 25 से प्राप्त होती है, ना कि अनुच्छेद 26 से। ठीक है, इसको देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कहा गया है संसद किसी भी अदालत को रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है, बिल्कुल सही बात है। फिर कहा गया है कि 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के जो उच्च न्यायालय थे उन्हीं के पास रिट जारी करने का अधिकार था। और उसके बाद तीसरा कथन है कि विधायी निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जारी नहीं की जा सकती है। यहाँ पर जो हमारा कथन सही होगा वो तीनों ही कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मार्शल लॉ के संबंध में कहा गया है कि अंग्रेजी कॉमन लॉ से प्रेरित होकर भारत में मार्शल लॉ की अवधारणा को लिया गया था, बिल्कुल ये कथन सही है। उसके बाद दूसरा है कि संविधान में मार्शल लॉ को वर्णन नहीं किया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया है संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया जा चुका है, फिर भी जो निजी संपत्ति के अधिग्रहण के मामले में किस अनुच्छेद के तहत हम मुआवजे का भुगतान मांग सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 31A के तहत मांग सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सी नीति निर्देशक तत्व जो है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़े गए थे। तो कौन से जोड़े गए थे, अनुच्छेद 43B, और ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर हमें सेम दिए हुए हैं। पहला वाला होगा, इसको ए कर लीजिएगा, पहले वाले में इसको ए कर लीजिएगा, यहाँ पर होगा अनुच्छेद 43A और दूसरा होगा अनुच्छेद 43B। तो जो पहला जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से वो था अनुच्छेद 43A। ठीक है, बी जो था ये किसके माध्यम से जोड़ा गया था, कौन से संशोधन से हुआ था, ये इसको आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि जो स्वर्ण सिंह समिति है इसने कौन सी सिफारिशें की थी जिनको स्वीकार नहीं किया गया था। तो करों का भुगतान करने के कर्तव्य और वोट डालने का कर्तव्य, या दोनों ही, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये केवल ए होगा, करों को भुगतान करने का कर्तव्य की सिफारिश इन्होंने की थी जिसको स्वीकार नहीं किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। मामला पूछा गया है वो कौन सा मामला था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत का पालन किया और स्पष्ट किया कि यह 24 अप्रैल 1973 के बाद किए गए सभी संविधान संशोधन में लागू होगा। तो वो कौन सा था, ये था हमारा वामन राव केस। ठीक है, और ये केस आया था 1981 का केस है। वामन राव केस कब का है, 1981 का, ये पता होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान की मूल संरचना में कौन सा तत्व शामिल है। तो कल्याणकारी राज्य, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और अनुच्छेद 32। तो ये सभी शामिल है मूल संरचना में, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसमें बात की गई है संसदीय प्रणाली को कैबिनेट प्रणाली की संज्ञा किसने कहा। तो किसने दी है इसको ऐसी संज्ञा, ये दी है आइवरी जेनिंग्स ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस प्रश्न में बात की गई है कर कानून के संबंध में संवर्ती क्षेत्राधिकार उपलब्ध नहीं है, और दूसरे में कहा गया है 101वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है इसका ये अपवाद है। तो यहां पर भी ये दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये संबंधित है जीएसटी से। ठीक है, आर्टिकल जो अनुच्छेद है वो 269A के तहत हुआ था ये। इसमें अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब कहा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जीएसटी परिषद की सिफारिश पर वस्तु एवं सेवा कर केंद्र जो है केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजित होंगे। तो ये किस में कहा गया है, ये कहा गया है अनुच्छेद 269A में। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। फिर देखते हैं, फिर से हमको अनुच्छेद बताना है कि केंद्र और राज्य दोनों को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोई भी अनुदान देने का अधिकार देता है, भले ही उनकी संबंधित विधायी क्षमता में आता हो या ना आता हो, बेसिकली ना आता हो। तो वो कौन सा अनुच्छेद है, यह अनुच्छेद 282, ऑप्शन बी। अब हमको गलत कथन पहचानना है कौन सा है। पहले में कहा गया है अनुच्छेद 279A, इसके तहत
राष्ट्रपति को एक आदेश पारित करने के बाद जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार प्राप्त है। और ये जो जीएसटी परिषद है ये केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त संगठन है। तो यहाँ पर कोई भी कथन हमारा गलत नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर बात करते हैं वित्त आयोग के संबंध में। ये कहा गया है कि हर 5वें वर्ष जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा इसका सृजन किया जाता है और ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? ये अर्ध न्यायिक है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, इसको भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कहा गया है राज्य द्वारा लगाए गए सभी करों से केंद्र की जो संपत्ति है उसको छूट नहीं मिलती है, और जो केंद्र सरकार है इसके द्वारा बनाए गए जो निकाय और कंपनियां हैं उनको राज्य कराधान से मुक्त नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही हो जाएगा वो दोनों ही हो जाएंगे। नहीं, यहाँ पर दोनों नहीं होंगे, यहाँ पर केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत होगा। पहला कथन गलत है लेकिन दूसरा सही है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा जितने भी बनाए गए निकाय और कंपनियां हैं इनको राज्य कराधान से मुक्त नहीं किया जाता है। ठीक है, और ये वाला हमारा गलत है। तो दूसरा हमारा सही है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें राज्य द्वारा लगाए गए जितने भी कर होते हैं केंद्र की संपत्ति को छूट नहीं मिलती है, इसका मतलब छूट मिलती है, ये सही होगा। इनको छूट मिलती है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं इसमें कहा गया है केंद्र सरकार ने 1966 में 6 सदस्यीय एआरसी की नियुक्ति की थी। इसकी अध्यक्षता मोरारजी देसाई ने की थी और उन्होंने अपना जो रिपोर्ट है वो 1969 में दी थी। और इसके बाद कहा गया है केंद्र और राज्य संबंधों में सुधार के लिए 22 सिफारिशें की गई थी। तो यहाँ पर हमारा जो कथन सही है, ये सभी कथन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। राजमन्नार समिति के संदर्भ में कहा गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा इसको नियुक्त किया गया था। तो ये गलत है, कर्नाटक नहीं, तमिलनाडु की सरकार के द्वारा इसको नियुक्त किया गया था। ठीक है, और दूसरा कथन देख लेते हैं। 1979 में इसका सृजन किया गया था और ये केंद्र और राज्यों से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा कथन कौन सा सही होगा? तो सही है हमारा केवल ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं ये थोड़े गलत दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस को हटा दीजिए, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। यहाँ पर केवल तीसरा सही है, पहला मैंने आपको बता दिया कर्नाटक नहीं तमिलनाडु हो जाएगा, और यहाँ पर 1979 नहीं 1969 को इसको सृजित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते। इस प्रश्न में कहा गया है अंतरराज्यीय जल विवाद पर जो गठित न्यायाधिकरण का निर्णय है वो अंतिम और बाध्यकारी होता है। सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी जल विवाद के संबंध में कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर ये दोनों कथन हमारे बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है जो प्रथम अंतरराज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण था इसका गठन 1969 में हुआ था, और प्रथम अंतरराज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य शामिल थे। तो ये भी दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में इसमें कहा गया है केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं की जा सकती है, किसकी सलाह जरूरी है? पूरे जो मंत्रिमंडल है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी सलाह पर ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है कि किसी भी समय राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की जो घोषणा है उसको रद्द किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है, किया जा सकता है, और इसकी स्थिति में राज्य सरकारें निलंबित हो जाती हैं। तो राज्य सरकारें निलंबित नहीं होती हैं, ऑप्शन हमारा केवल ए सही होगा, यानी केवल दूसरी स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति है वो केंद्र से राज्य के लिए वित्त के हस्तांतरण को कम कर सकते हैं या रद्द कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है कि जो राज्य आपातकाल है, राज्य आपातकाल नहीं होगा, यहाँ पर है, यहाँ पर होगा हमारा, देखिए ये राज्य आपातकाल प्रेसिडेंट्स रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ये ऑफिशियल टर्म नहीं है, लेकिन आप समझ गए होंगे राज्य में आपातकाल की बात हो रही है। तो इसमें कहा गया है कि लोकसभा की इसमें केवल स्वीकृति चाहिए होती है। तो यहाँ पर जो हमारा कथन है वो केवल एक सही है, ये दूसरा गलत है। केवल लोकसभा की नहीं चाहिए होती है, किसकी चाहिए होती है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों की चाहिए होती है स्वीकृति। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा राज्य आपातकाल, फिर से राज्य आपातकाल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कहा गया है इसका मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं होता है, और इसके संचालन के दौरान जो राज्य कार्यपालिका है वो बर्खास्त कर दी जाती है, और जो राज्य विधायिका है या तो निलंबित हो जाती है या फिर भंग हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे ये सभी कथन सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं
जो 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 है, इसमें अनुच्छेद 356 को अंतिम रूप देने में राष्ट्रपति की संतुष्टि को महत्व दिया गया है। उसके बाद कहा गया है जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 का है, इसके तहत इस प्रावधान को रद्द कर दिया गया था। तो यहाँ पर ये दोनों ही हमारे कथन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर देखते हैं इसमें से कहा गया है कौन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देख लेते हैं। पहले में कहा गया है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यसभा के सभापति। तो किसको नियुक्त नहीं करते हैं राष्ट्रपति? ये है हमारा राज्यसभा के राज्यसभा के सभापति। ये कौन होते हैं सभापति? ये होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। इसमें बात की गई है असीम वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किस मामले में किया जा सकता है। यहाँ पर एब्सोल्यूट वीटो की बात हो रही है, इसका मतलब, ठीक है। तो पहला कथन है संसद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक में सरकारी विधेयकों के संबंध में जब वर्तमान जो मंत्रिमंडल है वो इस्तीफा दे देता है और जो नया मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रपति को विधेयक पर सहमति नहीं देने की सलाह देता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही होगा? ये दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है राज्य विधानमंडल के संबंध में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है। और दूसरा कथन है कि अध्यादेश की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को अप्रत्याशित या आपातकालीन मामलों से निपटने के लिए प्रदान की गई थी। ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्रदान करने वाला प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है, तो किस देश में किए गए हैं। तो ये प्रावधान किन देशों में किए गए हैं? केवल भारत में है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कहा गया है कि इनके रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि चुनाव के दौरान निर्वाचक मंडल जो था वो अधूरा था। तो ऐसा नहीं होता है। निर्वाचक मंडल का अधूरे होने पर किसी भी ये कोई आधार नहीं होता है केस को चुनौती देने का, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। फिर कहा गया है इनको शपथ जो है वो राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा दिलाई जा सकती है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कितनी अवधि तक, अधिकतम कितनी अवधि तक कर सकता है? ये कर सकते हैं 6 महीने तक कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो तय नहीं होता है, वे राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। उसके बाद कहा गया है प्रधानमंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में एक संचार के रूप में होते हैं और एक उनके बीच में एक माध्यम का कार्य करते हैं। ये दोनों कथन हमारे बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर हमें देखना है कि किसने प्रधानमंत्री को राज्य के जहाज का कप्तान कहा है। तो ऐसा कहा था मुनरो ने, ठीक है। ऐसे थोड़े क्वेश्चंस लर्न करने वाले होते हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन से अनुच्छेद में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो वो कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 75, ऑप्शन बी। इस प्रश्न में कहा गया है कि एक मंत्री को वही वेतन और भत्ते मिलते हैं जो एक सांसद को दिए जाते हैं और एक मंत्री को मुफ्त आवास, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधा ये भी मिलती है। तो ये दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछा गया है वो कौन सा वर्ष था जिसमें राज्यों को परिषद के द्वारा राज्यसभा और लोकसभा हिंदी नामों को अपनाया गया था। तो कौन सा वो वर्ष था? वो था 1954 में लोकसभा और राज्यसभा हिंदी नामों को अपनाया गया था। इस प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रपति संसद का एक हिस्सा होते हैं और जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वो कांग्रेस का एक हिस्सा होते हैं। देखिए पहला कथन तो बिल्कुल सही, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस का हिस्सा नहीं होते हैं। वहाँ की जो कांग्रेस है उसका हिस्सा ये नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन केवल ए होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में कथन दिए गए हैं। कहा गया है राज्यों को जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में जो सीट्स हैं वो दी जाती हैं और केवल दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं यहीं पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। उसके बाद कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद सदस्य फिर से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माने जाते हैं। तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि किस परिस्थिति में एक व्यक्ति को सांसद चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है? यदि वह मंद दिमाग का हो गया हो, उसे अस्पृश्यता का प्रचार करने के लिए कोई दंड दिया गया हो, वो भ्रष्टाचार के कारण से किसी सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हो या वो लाभ के पद पर हो। तो इसमें से कौन सा कारण होगा? यहाँ पर जो कारण होगा वो हो जाएंगे चारों के चारों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर कहा गया है
जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन होता है तो ऐसी दशा में वे सदन की बैठक में अध्यक्षता नहीं कर सकता। और फिर कहा गया है कि ऐसी स्थिति में वे विचार रख सकता है और सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो दोनों बिल्कुल सही बात है, विचार अपने रख सकते हैं और कार्यवाही में भाग भी ले सकते हैं। दोनों कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर बात की गई है, हमको गलत कथन बताना है। पहले में कहा गया है संविधान के द्वारा हिंदी और अंग्रेजी को संसद की गतिविधियों के संचालन के लिए भाषा चुना गया है, भाषा घोषित किया गया है। और उसके बाद कहा गया है कि दूसरे में कहा गया है ऐसा मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है दोनों सदनों के क्रियाकलापों में भाग ले सकता है। ये भी मंत्री दोनों में भाग ले सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद कहा गया है ध्यानाकर्षण जो प्रस्ताव है ये ब्रिटेन से होकर समाविष्ट किया गया है। तो यहाँ पर हमको गलत बताना है। पहला और दूसरा कथन हमारा बिल्कुल सही है, तीसरा गलत है क्योंकि ब्रिटेन से नहीं लिया गया है, ये भारत की ही ये कल्पना है, मतलब भारत में ही इसकी उत्पत्ति हुई है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में कहा गया है निंदा प्रस्ताव पारित करने से पहले लोकसभा में इसका कारण बताना आवश्यक होता है और जो अविश्वास प्रस्ताव होता है इसको पारित करने से पहले लोकसभा में कारण बताना आवश्यक नहीं होता है। और जो निंदा प्रस्ताव है ये एक वैयक्तिक मंत्री या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध पारित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही होगा? ये तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। साधारण विधेयक के संबंध में कहा गया है कि लोकसभा में इसके पारित न होने की दशा में सरकार को कभी इस्तीफा नहीं देना पड़ता है। और फिर कहा गया है कि इसे किसी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए दूसरा कथन सही है लेकिन पहला गलत है। ऐसा नहीं कि इनको कभी इस्तीफा नहीं देना पड़ता, इनको इस्तीफा देना पड़ सकता है, इसलिए ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। फिर राज्यसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता क्यों नहीं करता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि वह उपराष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पर क्योंकि वह उपराष्ट्रपति होता है ये कोई कारण नहीं है, कारण हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर बात की गई है स्वतंत्रता के बाद पहली प्राक्कलन समिति किस वर्ष गठित की गई थी? तो ये गठित की गई थी 1950 में, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संसदीय मंचों के सृजन के पीछे क्या उद्देश्य बताया गया है? तो पहला कहा गया है कि संबंधित मंत्रालयों, समाचार पत्रों, संयुक्त राष्ट्र आदि में से महत्वपूर्ण मुद्दों पर डेटा संग्रह के माध्यम से एक डेटा बेस तैयार करना और सदस्यों को की जो सहभागिता प्रदान करने के लिए ये एक मंच प्रदान करता है। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष एक को छोड़कर सभी फोरम के पदेन अध्यक्ष होते हैं और इसमें प्रत्येक फोरम में 21 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। तो कौन सा कथन यहाँ पर हमारा सही होगा? केवल पहला कथन सही है क्योंकि 21 नहीं 31 सदस्य से ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में देखना है हमको। कहा गया है न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और संसद जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को कम करने के लिए अधिकृत नहीं है। उसके बाद कहा गया है न्यायालय की अवमानना जो है दीवानी और आपराधिक दोनों स्तर की हो सकती है। यहाँ पर ये तीनों कथन हमारे बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर देखते हैं हम अगला प्रश्न, न्यायिक समीक्षा पहली बार मार्बरी बनाम मेडिसन के प्रसिद्ध मामले में प्रस्तावित की गई थी। ये बिल्कुल सही बात है और ये जो न्यायिक समीक्षा है इसकी शक्ति संविधान की मूल संरचना का एक तत्व है। तो यहाँ पर हमारे ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें राज्यपाल की नियुक्ति की वर्तमान व्यवस्था को संविधान सभा में क्यों चुना गया है? ऐसा क्यों चुना गया था, इसका हमें कारण देखना है। पहले में कहा गया है कि प्रत्यक्ष चुनाव आपसी संघर्ष उत्पन्न कर सकता था। राज्यपाल के पद की बात हो रही है और कहा गया है राज्यपाल केवल नाम का प्रमुख होता है जिसके चुनाव पर कोई बड़ी राशि खर्च करना उतना फलदायक प्रतीत नहीं होता। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा? ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि मुख्यमंत्री विधान परिषद का हिस्सा हो सकता है और मुख्यमंत्री जो है ये इसकी सदस्यता किसी भी सदन की हो वह केवल विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है और विधानसभा और विधान परिषद के पास साधारण विधेयक पारित करने के समान अधिकार होते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही हो जाएगा? यहाँ पर हमारा पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है क्योंकि ये समान अधिकार दोनों को प्राप्त नहीं होते हैं। उत्तर ए हो जाएगा। इस प्रश्न में कहा गया है, इन कथनों को हमें देखना है, फिर बताना है कौन सा सही है। पहला कथन है कि इस समय केवल 3 उच्च न्यायालयों को एक से अधिक राज्यों पर अधिकार क्षेत्र है और दूसरा कथन है कि जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं और जो अन्य न्यायाधीश हैं इनको मासिक पेंशन के रूप में अपने अंतिम आहरित जो वेतन है उसके ये 25% के हकदार माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही होगा वो हो जाएगा केवल एक।
पहला कथन सही है, ठीक है। दूसरा कथन गलत है क्योंकि ये 25 नहीं 50% होगा, ठीक है। केवल पहला कथन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इस प्रश्न में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर राज्यों पर बात की जा रही है। केवल 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनका एक से अधिक राज्यों पर अधिकार है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है वो कौन सा मामला है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के रिट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। तो संविधान के मूल ढांचे का जो भी हिस्सा है उसको समय समय पर केसेस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया जाया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा चंद्र कुमार केस 1997, ठीक है। फिर संसद ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किस वर्ष किया था? ये किया था 1985 में। अंतिम प्रश्न में आ गए हैं हम। इसमें कहा गया है किस राज्य ने राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण का सृजन किया? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन तीनों के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ हमारा ये टेस्ट कंप्लीट हुआ। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।